गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत टॉपिक है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। आज हम ठोसों की ऊष्माधारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। यदि हम किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो जो ऊष्मा देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तंत्र का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता कहा जाता है। यदि हमारा तंत्र सिंगल सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है, विलयन है और उसका भार 1 ग्राम है तो हम इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का अर्थ है 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहलाती है। इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस और ए सॉल्यूशन and its weight is 1 gram, then it is called specific heat capacity or specific heat. That is, if the amount of the substance is 1 gram and we have to raise the temperature by 1 degree centigrade, then the heat required is known as specific heat. अब यदि हम 1 ग्राम के स्थान पर 1 मोल पदार्थ ले लें और उसका टेम्परेचर, उसका तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएं तो इसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वो हमारी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलर ऊष्माधारिता। इफ़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज़ 1 मोल, then the quantity of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade is known as molar heat capacity. It is approximately equal to the sum of atomic heat capacities of all its constituents. इसके कुल मात्रा सभी अवयवों की सभी अवयवों के एटॉमिक हीट कैपेसिटीज़ का योग होती है। द हीट कैपेसिटी C is the proportionality constant between the rise in temperature delta T of the solid for the supplied heat Q. यदि हम किसी तंत्र को Q हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है। मान लीजिए Q दी गई ऊष्मा है, सप्लाइड हीट, और डेल्टा टी है टेम्परेचर में वृद्धि, राइज इन टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि Q किसके बराबर हो, क्या होगा? Q इज़ प्रोपोर्शनल टू T। Q जो है वो T के, डेल्टा T के समानुपाती होगा। जैसे जैसे हम ऊष्मा की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाएगा। या हम लिख सकते हैं इसको Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। C इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। C समानुपाती नियतांक है जो कि किस किस के बीच में? दी गई ऊष्मा और ताप में वृद्धि के समानुपाती संबंध के लिए जो नियतांक है, कांस्टेंट है, उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी और हम इसको प्रदर्शित करते हैं C से।
द हीट कैपेसिटी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये बिटवीन द rise in temperature delta T of the solid for the supplied heat Q. Q क्या है? दी गई ऊष्मा की मात्रा. अब डुलोंग एंड पेटिट ने ये प्रपोज किया कि द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ all monoatomic solids such as metals was approximately equal to 25 joule per Kelvin per mole. ड्यूलोंग, इसको हम ड्यूलोंग एंड पेटिट का नियम भी कहते हैं. ड्यूलोंग एंड पेटिट ने बताया कि टोटल हीट कैपेसिटी, कुल ऊष्माधारिता मोनोएटॉमिक एक परमाणुीय ठोसों की, जैसे मेटल धातु हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कितनी होती है? इसका मान लगभग 25 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स होता है, या 6 कैलोरी केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स होता है. However, classical physics is successful to account for the value if it is assumed that the atomic oscillators can be excited. क्लासिकल फिज़िक्स की सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं. इसमें हम ये मानते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? ऑक्सीलेटर्स की तरह. और इनको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं. कैसे ले जा सकते हैं? बाई सप्लाइंग देम एनी एनर्जी. इस आधार पर जो प्रोडक्शन किया गया, तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 3R. और ये किसके बराबर है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स. ये जो है प्रेडिक्शन था ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी. अब हमने माना कि टोटल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ सॉलिड इज गिवन बाई U. किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इक्वेशन नंबर 2. अब 1 ग्राम एटम की टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? N इंटू 3/2 kT. N है एवोगैड्रो नंबर. N इंटू के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. N इंटू के किसके बराबर है? R के बराबर. तो ये किसके बराबर हो गई? 3/2 RT. अब क्या होता है? यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में. तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी किसके बराबर हो गई? N इंटू 3/2 kT, या हम कह सकते हैं 3/2 RT. इक्वेशन नंबर 4. टोटल एनर्जी निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड किया, तो U इज इक्वल टू 3/2 RT प्लस 3/2 RT. अर्थात दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 RT. U इज इक्वल टू 3 RT. अब इस इक्वेशन को हमने टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित किया, डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो CV किसके बराबर हो गया? du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसको हम कहते हैं CV. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? d/dt किसका? 3RT. d/dt ऑफ 3RT. तो 3RT का d/dt, तो ये क्या आ जाएगा? R3 और R कांस्टेंट है, तो 3R इज इक्वल टू 3R. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. अब यदि हम R की वैल्यू
कैलोरी पर ग्राम एटम पर केल्विन में रखते हैं तो ये कितनी होती है? 2। R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर ग्राम पर एटम पर केल्विन। तो CV किसके बराबर देगा? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 कैलोरी पर ग्राम एटम पर केल्विन। और जूल में कितना होगा ये? इट इज इक्वल टू 25 जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स। तो ये इसकी वैल्यू है दोनों यूनिट में, जूल में और कैलोरीज में। अब हमने माना कि एक सॉलिड है, उसके पास n एटम्स हैं और हर एटम तीनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में ऑक्सीलेट करने के लिए, दोलन करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि ये जो है सॉलिड, ये कलेक्शन है, संग्रह है किसका? 3n ऑक्सीलेटर का, क्योंकि एक ऑक्सीलेटर कितनी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर सकता है? 3 डायरेक्शन में। तो n कितने में करेगा? 3n में। Let a solid has n atoms which oscillate in any of the 3 directions. Thus, the solid is equivalent to a collection of 3n oscillators. अब हर ऑक्सीलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी होगी? ये होगी kBT, kB इंटू T। kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर। अब इक्विपार्टीशन नियम, क्लासिकल फिजिक्स का इक्विपार्टीशन का जो नियम है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी तापक्रम T पर वाइब्रेट करने वाले, दोलन करने वाले एटम्स की टोटल एनर्जी कितनी होगी? ये होगी 3n इंटू kBT। 3n इंटू kBT, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3n टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेटर 3 डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन कर सकता है, तो n के लिए 3n। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 3n इंटू kBT। अब एनर्जी यदि हमें निकालनी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब यदि हमको एनर्जी ज्ञात करनी है तो एनर्जी क्या निकाली हमने? टोटल 3n इंटू kBT। अगर पर मोल एटम की बात करें तो n की जगह हम क्या रखेंगे? Na हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर मोल। अब Na इंटू kB ये किसके बराबर हो गया? R के बराबर। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3RT। इक्वेशन नंबर 8, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3RT। लेट डेल्टा T be the increase in temperature, अब यदि डेल्टा T ताप में वृद्धि है तो मोलर हीट में वृद्धि, इंक्रीज इन मोलर हीट, ये कितनी होगी? 3R डेल्टा T। 3R डेल्टा T। अब Q डैश जो है वो हीट है जो कि सराउंडिंग से दी जा रही है। Q डैश इज द हीट सप्लाइड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये हीट किसके बराबर हो जाएगी? 3R डेल्टा T, क्योंकि इसी से मोलर हीट इंक्रीज होगी। Q डैश इज इक्वल टू 3R डेल्टा T। हम देख चुके हैं कि Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। अब हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू Q डैश, क्योंकि जितनी ऊष्मा सराउंडिंग द्वारा दी जाएगी उतनी ही ऊष्मा सिस्टम द्वारा ली जाएगी। तो इस केस में क्या होगा?
Q डैश और Q आपस में बराबर होंगे। अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, Q इज इक्वल टू Q डैश, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3R डेल्टा T इज इक्वल टू C डेल्टा T। दोनों साइड से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, C इज इक्वल टू 3R, यानी ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू आर। आर की यूनिट अगर हम जूल में रखेंगे तो हमारे पास जूल में वैल्यू आ जाएगी, और अगर कैलोरी में रखेंगे तो हमारे पास कैलोरी में वैल्यू आ जाएगी। अब द सक्सेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स was short-lived in the light of technological advances, as all substances were found to have lower heat capacity than 25 joule per Kelvin per mole inverse at lower temperature। इस थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से, हमारे पास जितने भी मोनोएटॉमिक सॉलिड्स हैं उनकी हीट कैपेसिटी कितनी आनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या 6 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। लेकिन जैसे जैसे हम आगे स्टडी करते गए वैसे वैसे ये देखा गया कि इसके यदि टेम्परेचर का मान कम हो तो इनकी वैल्यू, हीट कैपेसिटी की वैल्यू इससे भी काफ़ी कम हो सकती है। अर्थात एज द टेम्परेचर becomes lower, the value of heat capacity is also becomes less. The heat capacity was found to approach zero at very low temperature। अगर हम टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करते जाएं तो हीट कैपेसिटी भी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर ज़ीरो के नज़दीक पहुंचेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे हीट कैपेसिटी का मान भी शून्य हो जाएगा। ऐसा देखा गया कि कुछ सब्सटेंसेस, जैसे यदि हम बात करें तो डायमंड की हीट कैपेसिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यदि हम ज्ञात करें तो ये कितनी आती है, 6.1 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जबकि क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये कितनी आनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 25। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसका मान 6.1 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे इसका मान और भी कम होता जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने अपना व्यू दिया, अपना मत व्यक्त किया। उसने कहा कि प्रत्येक एटम जो ऑक्सीलेट करता है उसके साथ एक निश्चित आवृत्ति जुड़ी होती है, अर्थात प्रत्येक एटम एक निश्चित आवृत्ति से अपनी मीन माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करता है, और इस आवृत्ति के लिए जो परमिटेड ऊर्जा के मान है वो एच न्यू के सरल गुणांक होते हैं, जैसा कि हमने कहाँ देखा था, प्लैंक की परिकल्पना में, प्लैंक हाइपोथेसिस में। आइंस्टीन explained these observations considering the view that the single frequency is associated with the oscillation of each atom about its mean position. The permitted energy of the oscillating atom is the integral multiple of h nu.
प्लैंक हाइपोथेसिस। इसके बेसिस पर आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी। ऑन दिस बेसिस आइंस्टाइन गिव्स द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? C इज इक्वल टू 3R F स्क्वायर। क्या टर्म ऐड हो गया यहाँ पर? F स्क्वायर। यहाँ F क्या है? F का मान है F इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन KBT ब्रैकेट E की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई 2 KBT डिवाइडेड बाई E की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई KBT माइनस 1। ये जो फैक्टर है ये F की वैल्यू है। एच न्यू द फ्रीक्वेंसी, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर ब्रैकेट E की पावर एच न्यू अपॉन 2 KBT डिवाइडेड बाई E की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई KBT माइनस 1। ये F की वैल्यू है। दिस इज द आइंस्टाइन इक्वेशन। अब हमने एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? टेम्परेचर किस में? केल्विन में, और हीट कैपेसिटी। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जाते हैं वैसे वैसे हीट कैपेसिटी भी घटती जाती है, और लास्ट में 0 डिग्री केल्विन पर हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी 0 हो जाती है। इफ़ ए ग्राफ इज प्लॉटेड between heat capacity at different temperatures. According to this equation, we obtained the figure. The heat capacity decreases with decreasing temperature and approaches 0 as the temperature approaches 0. जैसे जैसे टेम्परेचर 0 के नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे हीट कैपेसिटी का मान भी 0 के नज़दीक आ जाता है। अब ये जो फिगर है इसमें जो सॉलिड लाइन है वो आइंस्टीन के द्वारा बताई गई इक्वेशन को कोरिलेट करती है, और अब इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया डिबाई के द्वारा, और ये जो डॉटेड लाइन है ये डिबाई इक्वेशन को बताती है। आइंस्टीन का जो मॉडल है इट इज़ मॉडिफाइड बाय डिबाई। कैसे? आइंस्टीन ने यह कहा था कि हर ऑक्सीलेटर के साथ एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। डिबाई ने इसको मॉडिफाई किया और कहा कि डेफिनेट फ्रीक्वेंसी ना होकर एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द एटम्स वर अलाउड टू ऑक्सीलेट विद इन ए range of frequencies instead of one frequency considered by Einstein. आइंस्टाइन ने एक निश्चित फ्रीक्वेंसी बताई थी, पर डिबाई ने कहा कि एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है। कुछ फ्रीक्वेंसियाँ हैं जो एक पास की रेंज में आती हैं। द डिबाई कैलकुलेशन एट लो टेम्परेचर एग्जिबिट्स ए प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड TQ। अब डिबाई की थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हमने लो टेम्परेचर पर कैलकुलेशन करी तो हमने देखा कि हीट कैपेसिटी C इज़ प्रोपोर्शनल टू T की पावर क्यूब, T की पावर 3 यानी TQ। C इज़ प्रोपोर्शनल टू TQ। इस नियम को हम कहते हैं डिबाई T क्यूब लॉ। What is Debye T cube law? It is at lower temperature, heat capacity C is proportional to T की power 3 T cube, where T is the temperature in Kelvin, absolute temperature. This is all about heat capacity of solid. ये हमने देखा ठोस की ऊष्माधारिता और डिबाई का T की पावर 3 नियम। थैंक यू।